सहारा प्रणाम, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था, या यूं कहें कि शिरोधार्य किया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इसी संविधान की रोशनी में 19 साल पहले एकीकृत बिहार का बंटवारा हुआ और एक नए राज्य झारखंड का उदय हुआ, जो मूलतः आदिवासी बाहुल्य था। इन 19 वर्षों में नवगठित राज्य ने 10 मुख्यमंत्रियों को देखा, जिनमें से 9 मुख्यमंत्री आदिवासी मूल के थे। वहीं 2014 में एक गैर आदिवासी रघुवर दास ने प्रदेश की बागडोर संभाली और पूरे 5 साल तक सरकार चलाई भी। सबसे अहम सवाल ये कि आदिवासियों को 19 वर्षों में क्या मिला? क्या आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा का सपना पूरा हुआ, या फिर आदिवासियों के हक और हुकूक के लिए राजनीतिक दलों ने उनको हक दिला पाने में वो मेहनत कर पाए, कामयाब दिला पाए? खनिज संपदा से भरपूर इस राज्य के साथ गठित होने वाले 2 अन्य राज्यों छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड इन 19 वर्षों में झारखंड से बेहतर स्थिति में है। दूसरी तरफ भोले भाले आदिवासियों को समय समय पर जिन्होंने इस्तेमाल किया, क्या सही में झारखंड यही चाहता था? सवाल कई है, जवाब तलाशेंगे हम अपने मेहमानों से। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। आदिवासी बाहुल्य राज्य झारखंड में एक बार फिर पत्थलगड़ी आंदोलन सिर उठा चुका है। प्रदेश के कई आदिवासी इलाकों में पत्थलगड़ी की मुहिम छिड़ी है। ग्राम सभाओं में आदिवासी इस मुहिम को लेकर गोलबंद हो रहे हैं और पत्थलगड़ी के माध्यम से स्वशासन की मांग कर रहे हैं। कभी नक्सलवाद के लिए कुख्यात खूंटी जिला अब देशद्रोह के लिए सुर्खियों में है। आपको बता दें, इस जिले में 10,000 से ज्यादा आदिवासियों पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। गढ़ते आए हैं, उस हिसाब से तो हम लोग गढ़े थे, पर ये जो अभी जो किसी का बाको या क्या चीज में आके ये प्रशासन दबाव में डाल के हम लोग को दबा दिया है। दरअसल खूंटी 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है। यहाँ संसद या विधानसभा का कोई भी सामान्य कानून लागू नहीं होता। लिहाजा आदिवासियों को ये बात सता रही है कि राज्य सरकार CNT एक्ट में बदलाव कर उनकी जमीन हड़प लेगी। वहीं देशद्रोह के मुकदमे से पीड़ित भोले भाले आदिवासियों का केस लड़ने वाले अधिवक्ता कहते हैं कि स्थानीय पुलिस ने बेकसूर ग्रामीणों को फंसाया है। पत्थलगड़ी आदिवासियों का पारंपरिक नियम है, वो पत्थलगड़ी करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो उनको रास्ते से भटका करके कुछ नया स्लोगन, मैं ये नहीं जानता कि उन नेताओं के द्वारा दिया जाता है या सरकार का मनगढ़ंत साजिश है, लेकिन उनको भटकाया जा रहा है या फंसाया जा रहा है पत्थलगड़ी के नाम पर। कई असामाजिक तत्व यहाँ के लोगों के बीच संविधान की गलत व्याख्या कर सरकार के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि पत्थलगड़ी आंदोलन के संचालकों के कहने पर स्थानीय आदिवासियों ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक को मना कर दिया, और जब लोग प्रशासन के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश करते हैं तो सरकार इन पर देशद्रोह का मुकदमा दायर कर इन्हें गुनहगार बना देती है। जो लोग उसमें जो अरेस्ट हुए हैं, उसको निर्दोष तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो संविधान की आलोचना करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि भाई हम लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा, इसलिए हमारा सब काम ग्राम सभा करेगा, लोकसभा विधानसभा का कोई कानून नहीं चलेगा। इस तरह का भाषण क्या निर्दोष है क्या? वर्षों से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व सांसद कड़िया मुंडा कहते हैं कि पुलिस ने जो भी मुकदमे दर्ज किए हैं वो सही है। रही बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान की, तो वो हवाई बात करते हैं और बीजेपी की रघुवर सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है। हैरत की बात यह है कि पत्थलगड़ी के नाम पर ग्रामीणों को भड़काने वाले मास्टरमाइंड अब भी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं हजारों की संख्या में आदिवासी अदालत का चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। सारा समय के लिए खूंटी से नौशाद। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाने से पहले संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा था कि अब देश आजाद हो गया है। भारत के नागरिकों को अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह के तरीकों को छोड़ना चाहिए। माफी चाहूंगा, लेकिन आदिवासी बाहुल्य राज्यों में
छत्तीसगढ़ और झारखंड में पत्थलगड़ी आंदोलन के नाम पर आदिवासियों को लोकतंत्र के खिलाफ भड़काया जा रहा है। संविधान की मूल भावना से उन्हें वंचित किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उन्हें हक दिया है, उनसे उन्हें वंचित रहने की सीख भी दी जा रही है। आइए जानते हैं पत्थलगड़ी आखिर है क्या और यह कब शुरू हुआ, या यूं कहें कि पत्थलगड़ी संस्कृति और राजनीति का क्या मतलब है। आदिवासी इतिहास, वंशावली और शहीदों की याद को संजोकर रखने के लिए आदिवासी समुदाय ने एक परंपरा शुरू की जिसे नाम दिया गया पत्थलगड़ी, यानी गांव में बड़ा सा शिलालेख गाड़ने की शुरुआत हुई। इसमें मौजा, सीमाना, ग्राम सभा और आदिवासी अधिकार के अलावा पुरखों के नामों का उल्लेख रहता था। कालांतर में स्वतंत्रता सेनानियों के नामों का भी उल्लेख किया जाने लगा, लेकिन नक्सल आंदोलन के जन्म के बाद पत्थलगड़ी की परिभाषा बदल गई और आंदोलन करने वालों ने इस अपने तरीके से परिभाषित किया, जिसके तहत आदिवासियों को समझाया गया कि आदिवासियों के स्वशासन एवं नियंत्रण क्षेत्र में गैर रूढ़ी प्रथा के व्यक्तियों के मौलिक अधिकार लागू नहीं है, लिहाजा गैर आदिवासियों को यहां व्यापार करना पूर्ण प्रतिबंधित है। दूसरा, 5वीं अनुसूची के तहत संसद या विधानमंडल का कोई भी कानून पत्थलगड़ी क्षेत्र में लागू नहीं होता। तीसरा अनुच्छेद 15 के पारा 1 से 5 के तहत पत्थलगड़ी क्षेत्र में जिन व्यक्तियों के आने से सुशासन शक्ति भंग होने की संभावना है, तो उनका प्रवेश वर्जित कर दिया जाए। चौथा और सबसे अहम, वोट कार्ड, आधार कार्ड आदिवासी विरोधी दस्तावेज हैं। आदिवासी ही भारत देश के मालिक हैं, आम आदमी या नागरिक नहीं। पत्थलगड़ी आंदोलनकारी दावा करते हैं आदिवासी रूढ़ी और प्रथा ही विधि का बल यानी संविधान की शक्ति है। जाहिर है पत्थलगड़ी की मूल भावना को आंदोलनकारियों ने दफन कर दिया और अपने हिसाब से परिभाषित कर आदिवासियों को भड़काया ताकि वो देश और राज्य के कानूनों का उल्लंघन कर सके, और यही हुआ भी। अनजाने में हजारों की संख्या में आदिवासी देशद्रोही बन गए। मोटे तौर पर यही है। आखिर मास्टरमाइंड जो है वो फरार है। जो गरीब भोले भाले आदिवासी हैं उनको उकसाकर बहकाया गया, बहलाया गया और फिर आखिरकार अदालत का चक्कर वो काट रहे हैं। ये वो आदिवासी बिरादरी हैं जिन्हें वाकई ये इस बात की समझ नहीं थी कि जिसकी इजाजत संविधान नहीं देता है वो ऐसा क्यों करने जा रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं पत्थलगड़ी के बहाने झारखंड की जनजातीय बिरादरी को। हमारे साथ इस वक्त कई मेहमान हैं रांची स्टूडियो में। पहले परिचय करा दें। ललित ओझा, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका बहुत स्वागत है। संतोष कुमार, आप केंद्रीय सचिव हैं जेवीएम के, आपका बहुत स्वागत है। सुशांतो मुखर्जी, आप मासस के नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और पटना स्टूडियो में मुकेश कुमार और डॉक्टर संजय कुमार, आप दोनों राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। भाई ललित जी, बड़ा सवाल सिर्फ यहां से शुरू इसलिए होता है क्योंकि ये बात तो सही है, संविधान इस तरह के आंदोलन की इजाजत नहीं देता है। संविधान की अवहेलना करना भी गैर कानूनी है और जो भी चल रहा है उसमें मास्टरमाइंड कोई और है और फंस वो जनजाति बिरादरी रही है जो वाकई नहीं जानती थी कि वो दरअसल क्या कर रहे हैं। तो सरकार की कोई इस ओर सोच बनती है क्या? ललित ओझा जी। देखिए सबसे पहले तो सरकार और कानून का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि जो भी लोग, जो भी ताकत संविधान विरोधी कार्यों में राज्य में लगे, जो राज्य को अहिंसा की ओर ले जाना चाहते थे, उनके खिलाफ कानून ने अपना काम किया और राज्य को संविधान सम्मत बनाने के करीब रखा, संविधान के अनुरूप रखा। अब राज्य सरकार जांचोपरांत, और एक जो लंबा मामला होता है क्योंकि उनके लड़ने वाले वकीलों का भी कहना है कि इन लोगों को पत्थलगड़ी के उद्देश्यों से कुछ लोगों ने बाहर से आके भटका दिया, तो ये निश्चित रूप से जांच का विषय है और राज्य सरकार की इस पर पैनी नजर है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन उन लोगों को चिन्हित राज्य सरकार करेगी, राज्य का कानून करेगा और वो लोग सामने आएंगे। तब धीरे धीरे जो बड़े आंदोलन में कुछ लोगों पे जो केस हुए होंगे वो उस माध्यम से खत्म होगा, केस का खात्मा होगा और वो अपना सामान्य जीवन जी सकेंगे। क्योंकि आप पूरी तरह से स्टेट को लॉ के बाहर नहीं छोड़ सकते और हर जगह में ये मामला देखा गया कि इस पत्थलगड़ी आंदोलन को, पत्थलगड़ी ये आदिवासी परंपरा है और बहुत अच्छी परंपरा है, उसको किस रूप से बाहर के एजेंटों ने झारखंड में उसकी प्रतिमूर्ति बनाने की कोशिश की,
तो वो कानून ने अपना काम किया और निश्चित तौर पर किसी की भी राज्य में सरकार होती, कानून अपना काम करता। नहीं, लेकिन और ऐसे लोगों के ललित जी, खिलाफ सवाल तो दूसरा कार्रवाई भी है। होनी ही चाहिए। ललित जी, आप जो कह रहे हैं उससे मैं यदि सहमत भी हूं तो सवाल इसलिए बनते हैं कि आज से 2-2.5 साल गुजर गए इस वाकये को, और तब से लेकर जो एक्चुअली जिन लोगों ने इन्हें उकसाया, उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोवोक किया, वो मास्टरमाइंड तो गिरफ्त के बाहर है। आज तक नहीं पता चला कि कौन था वो शख्स। और जो लोग वहां के भोले भाले बिरादरी के लोग हैं, आदिवासी हैं, जिन्हें वाकई नहीं मालूम था कि वो क्या करने जा रहे हैं। पत्थलगढ़ी जो एक अच्छी परंपरा रही आदिवासियों की, जो अपने पुरखों को याद करते हैं, उनकी कार्य संस्कृति को याद करते हैं, ऐसी बहाने अपने उस आदिवासी संस्कृति को जिंदा रखने की एक सफल कोशिश भी करते हैं। तो दरअसल उनका क्या कसूर, जो कुछ लोग नहीं है, ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं जो अदालत का चक्कर काट रहे हैं। देखिए, उनका कसूर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो इस राज्य में शक्तियां हैं, जो झारखंड निर्माण के बाद से लगातार सक्रिय रही, जो नहीं चाहती कि जल जंगल जमीन वाले झारखंड में जिस राज्य का स्थापना हुआ है, जहां बहुत ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज है, भोले वाले आदिवासी हैं, इनको मुख्य धारा से जोड़ने के खिलाफ है यहाँ के बहुत सारे दल। ये तो चाहते ही नहीं कि विकास का लौ यहां तक पहुंचे, तो ऐसे एजेंटों को बाहर से प्लांट करके ऐसा कार्यक्रम, ऐसा वातावरण बनाए कि पूरा राज्य अस्थिर हो जाए, कि विकास की परियोजनाएं इन लोगों तक नहीं पहुंचे। ये तो पूरा प्लान है और ये इसके पीछे पूरे पॉलिटिकल पार्टी का संरक्षण है। और आप देखिए पत्थलगढ़ी के दिनों का अखबार और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि कैसे कैसे बयान आए हैं। और जो झारखंड नामधारी दल है और जो दल दावा करते हैं आदिवासियों का विकास का और आदिवासियों को साथ लेके चलने का बात करते हैं, उनका स्टेटमेंट देखिए। ये पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से प्रेरित घटना थी, इसको इन लोगों ने इम्प्लांट किया है। लेकिन समय के साथ इससे छटा हटेगी और जो लोग कानून की पहुंच से आज भले दूर है, 2.5 साल ठीक है, 2.5 साल एक अच्छा समय होता है उन लोगों को पकड़ने के लिए, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण चीजें अभी थोड़ी सी पहुंच से दूर है, लेकिन वो लोग सामने आएंगे, ऐसा कानून का मानना है। ठीक, क्या लगता है संतोष जी, जेवीएम क्या सोचती है इस पत्थलगढ़ी आंदोलन के बहाने उन आदिवासियों के हक और हुकूक की बातें, जिसको लेकर इस राज्य का निर्माण हुआ था आज से 19 वर्ष पहले और एकीकृत बिहार से अलग किया गया था, उन्हीं बिरादरी को ध्यान में रखकर बाकायदा इसी उद्देश्य के साथ कहां खड़ा है आज वो? देखिए, जो पत्थलगढ़ी की बात आज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये बरसों पूर्व से ये चलता चला आ रहा है। जैसा कि ललित जी ने कहा कि कुछ एक बाहरी लोग उसमें शामिल हो गए और वो अनजाने लोग कौन पता नहीं कौन नेतृत्व करते रहे और इस आंदोलन को भटकाने का प्रयास किया। रही बात जल जंगल जमीन की, तो आज जो आदिवासी जल जंगल की बात करते हैं वो पूर्व से करते चले रहे, कोई नई बात नहीं है, पत्थलगढ़ी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसको जिला प्रशासन ने पूरी तरह से भरमाया, वहां के लोगों को भटकाया। ये कह रहे हैं कि नेतृत्व करता कौन था? अरे वहीं के लोग थे, वहीं के ग्रामीण थे, वहीं के आदिवासी थे, जो हम समझ के हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं। उनके ऊपर में राज्य सरकार ने बेबुनियाद तरीके से केस थोप दिया। जैसा कि आप कह रहे कि अदालतों का चक्कर लगा रहे, हजारों हजार की संख्या में लोग हैं, देशद्रोह का कानून पर लाद दिया गया। अरे ये राज्य सरकार चाहती नहीं, लेकिन संतोष जी एक सवाल भी है ना राज्य को। संतोष जी क्या है ना कि ठीक है, आप अपने हक के लिए आप आंदोलन तो कर सकते हैं, लोकतंत्र इस बात की इजाजत तो देता है, पर आप संविधान द्वारा निर्मित सारी व्यवस्थाओं को ही आप नकारते हैं, तो इस आजाद भारत में इस बात की इजाजत तो आपको नहीं दी जाएगी कि आप इस तरह से पूर्णतः असहयोग करें और अपनी दुकान चलाएं। 5वीं अनुसूची की अगर ज्ञाता हो तो उसमें कुछ अंकित है मेरे ख्याल से, मैंने थोड़ा सा जी, अमुक गांव में अगर एक बिरादरी के लोग रह रहे हैं, कर रहे, तो उसको वो रोक सकता है। ये 5वीं अनुसूची की मैं बात कर रहा हूं। नहीं, 5वीं अनुसूची में क्या है राज्यपाल को सर, 5वीं अनुसूची में यह है कि अनुसूची क्षेत्रों में संसद या विधानमंडल का कोई भी सामान्य कानून लागू नहीं है। इसको किस तरीके से आप देखेंगे? नहीं, मैंने कहा ना कि 5वीं अनुसूची पे ये साफ अंकित है कि अगर एक बहुल क्षेत्र के, जैसे अब बिरहोर की बात हम लोग आज करते हैं जी,
बिरहोर एक अलग जाति होती है, उनको हम संरक्षित कर रहे हैं। वो एक जगह रहते हैं, वहां पे आम लोगों का आना जाना भी बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि वहां माने नहीं के बराबर है। तो अगर उस पर कोई हस्तक्षेप करता है तो निश्चित रूप से वो आंदोलित होंगे। नहीं, हस्तक्षेप हुआ या हस्तक्षेप करने के एक हालात बनाए गए, इस पर भी तो सवाल है। क्या लगता है आपको सुशांत मुखर्जी कि जिस तरीके तरह से मैं वही कह रहा हूं सर कि कानून को आप ठेंगा दिखाते हुए कोई अपने फायदे के लिए एक बड़ी बिरादरी को लामबंद करे और देश के उन तमाम व्यवस्थाओं को चुनौती दे, तो वो भी तो सर्वथा अनुचित होगा ना सुशांत जी? हाँ, देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि जो पत्थरगड़ी की जो बात आ रही है जी, पत्थरगड़ी सिर्फ सीमांकन नहीं है। पत्थरगड़ी 6 से 7 रकम से किया जाता है। पहला है कि पत्थरगड़ी जो होते हैं सीमांकन के साथ साथ अगर वहां पर गर्भवती महिलाएं अगर डेथ कर जाते हैं उस पर भी पत्थरगड़ी होती है। हाँ, ठीक है। अगर एक गोत्र पर शादी हो जाए उस पर भी पत्थरगड़ी होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से 7 किस्म के हैं। अगर कोई डेथ कर जाए उस पर भी पत्थरगड़ी होते हैं। उसके देखिएगा आप छोटे छोटे जगह में, झारखंड में आपके चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हर जगह पत्थरगड़ी है। लेकिन इस पत्थरगड़ी का रूप क्यों बदल दिया गया, इसने किसने बनाया? हमने आपको संजय जी बता दें कि हमें लगता है खुद हम कितने के केस देख रहे हैं हम नहीं जानते हैं। अभी फिर मेरे 30 तारीख को डेट है, डेट नहीं पड़ते हैं कोर्ट में केस डायरी नहीं पुटअप किए जाते हैं न्यायालय में। डेट पर डेट पढ़ते, छोटे से मामला है जिस पर कुछ नहीं है लेकिन डेट पर डेट पढ़ते हैं। और पत्थरगड़ी में लगा है किसको? जो लिखते हैं। गांव वाले तो जो 10,000 गए हैं वो जो आप बोल रहे हैं वो अलग है, लेकिन ऐसे भी लोग 100-150 हैं जो लिखते हैं इस विषय पर, जो जनता के बीच में जाते हैं। और उसमें वरिष्ठ पत्रकार भी है जिनके हमने मामला देख रहे हैं। तो इस तरह से जो माहौल बनाए जाते हैं, आप बताइए कि ये क्या तुरंत हो सकते हैं? आप एक पत्थरगड़ी को अगर पत्थर पर कटिंग करने के लिए कम से कम आपको 2 महीना लगते हैं, जिसमें 50 से 60 हजार रुपया की खर्चे होती हैं। एक पत्थरगड़ी जब ये सरकार की काम थी, प्रशासन डीसी एसपी की ये काम थी कि जब वो पत्थरगड़ी बन रही थी, जो कटिंग हो रही थी, उस पर अगर कोई भी ऐसा शब्द गलत लिखे हुए हैं, सरकार को उसको जांच करके जो पहला पत्थरगड़ी हुई थी वहीं पर रोक देना था। लेकिन हम लोग गांव में घूमते हैं, हम लोग गांव पे घूमते हैं और देखते हैं कि 50 से 60 गड़ जाने के बाद इन लोग आते हैं बीच में। और ये पूरे आपको बता दें, ये हमारे झारखंड की खेल नहीं है। आप ट्राइबल की टाइटल सिर्फ मत देखें, उस ट्राइबल कहां के है वो भी देखें। ये सारे अगर देखा जाए, ये गुजरात से झारखंड की ओर है। आप इसे गौर से देखें, अरेस्टिंग किनकी हुई है। और आपको संजय जी बता दें, जो आप अरेस्टिंग के डर दिखाते हैं, ये जो खौफ पैदा करते हैं कि आप गांव छोड़ दें, इसके बाद बड़े कंपनियों को वहां आना है। एक ही दिशा है, हम लोग जानते हैं और झारखंड की जनता जानती है। खूंटी में हम लोग बड़ा नजदीक से काम करते हैं, वहां की जनता भी जानती है कि किस लिए पत्थरगड़ी पर ऑब्जेक्शन किया गया है। इस पर ध्यान देने की सरकार की जरूरत, लेकिन सरकार किस पर ध्यान दे रही है? भाई पत्रकार बहुत ज्यादा लिख रहा है, उसको निकाल दो। चाहे जी, इसका जवाब तो आप दीजिए जरूर, क्योंकि एक बहुत बड़ा आरोप और सवाल भी लगा दिया है पार्टी और सरकार पर। सुशांत जी आपको रोक रहे का जवाब सुन लेते जो आपने आरोप लगाए हैं। ललित जी क्या कहेंगे आप? जी देखिए, सुशांतो जी के जवाब में ही झारखंड जो हम लोग निर्माण करना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, ठीक है, कोई कंपनी आएगी नहीं। सुशांतो जी हमको बताएं कि कौन सी कंपनी आने वाली थी खूंटी में, कि जहां इन्होंने गांव में घूम के बहुत अच्छा काम करते हैं और पूरे लोगों को संविधान के खिलाफ। मैंने आपकी बातों को सुना ना, आप आराम से मेरी बातों को सुने और अपने तौर में जवाब दें। हाँ ठीक है, बोलिए, कंप्लीट कीजिए आप। देखिए, ये सबसे पहले इनको मीडिया के सामने, झारखंड की जनता के सामने अभी स्पष्ट करना चाहिए कि कौन सी कंपनी आने वाली थी, कि इन लोगों ने, इनके जैसे सोशल एक्टिविस्ट, गैर जिम्मेवार लोगों ने गांव में घूम के
ऐसे माहौल को बनाया कि लोग संविधान से दूर होने का प्रयास करने लगे और ये कहते हैं कि प्रशासन ने क्यों नहीं चेक किया। आपने क्यों भड़काया लोगों को जाके, और आप जैसे और पॉलिटिकल पार्टीज ने जाके वहां लोगों को ऐसा मॉब बनाया कि कानून ने अपना काम किया। कानून ने देखा कि यह स्थितियां संविधान के बाहर हो रही है, तब जाके कानून ने अपना काम किया सुशांतो जी। और कोई कंपनी नहीं आने वाली थी खुर्टी में जमीन लेने के लिए। अपनी जानकारी में सुधार लाइए आप जवाब दिए संक्षेप में। हम बता रहे कि टाटा कंपनी के वहां पर सर्वे करने की क्या जरूरत है, इसका जवाब देंगे। टाटा, आप बताइए, टाटा कहते हैं वहां सर्वे करके आप सब चीज कीजिए, यहां फुटबॉल खेलिए, भी कीजिए, सब कीजिए, लेकिन वो आस्था जो उनकी है उनके साथ आप मत रहिए। हमको पता है, आप इनको नहीं पता है तो हम बता दें कि क्यों करते हैं, क्या उसके जमीन से वहां क्या सर्वे करके वहां क्यों गांव वाले लोगों को वो फुटबॉल की बॉल देने जाते हैं, क्रिकेट की खिलाने के लिए जाते हैं? नहीं जाते हैं। तो उसे खिलाड़ी अगर बनाना है तो उसको बाहर भी तो ले आओ, सिर्फ गांव के बीच में क्यों रखते हैं? और ये किस कारण से होते हैं इसको देखिए। पत्थरगढ़ी में अभी 10,000 लोगों के ऊपर एफआईआर है, लेकिन डायरी कितने पर पड़े हैं, चार्जशीट कितने पर हुए, एक सेकंड, चार्जशीट कितने पर हुए आपको बता दें, मात्र 10 लोग हैं, ठीक है, भागे हुए हैं, और बाकी पर जो ओपन घूम रहे, शहर के बीचों बीच है, उन पर वो बेल पे गए, एंटीसिपेटरी बेल पे गए, हम खुद गए हैं, हमारे वकील साहब लड़े हैं और लड़ रहे हैं। वो क्यों नहीं देते हैं उनको केस डायरी, उनके लिखने लायक नहीं है। हमारे यहां झारखंड के रांची के वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार, उनके ऊपर भी लगाए हुए हैं, ठीक है। वो क्या किए भाई, उन्होंने खाली लिख। सवाल कहीं सुशांत जी, मैं आपका फिर रुक करूंगा जब अपने विश्लेषकों की राय ले लूं इसमें, क्योंकि गंभीर मामला इसलिए ही नहीं है कि इतने लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है मुकेश जी। गंभीर मामला इस रूप में भी है कि दरअसल ये वो बिरादरी है जिन्हें अपने हक हुकूक, अपनी संस्कृति को जिंदा रखना था, परंपराओं को सुरक्षित रखना था, लेकिन हो कुछ और गया। अब जिसने किया और जिस तरीके से घालमेल हो रहा है वो कहीं ना कहीं निराशाजनक ही लग रहा है। संजय जी, जो समस्या है पत्थलगड़ी की, आदिवासियों की समस्या है, और आदिवासी समाज कोई अभी आजादी और आजादी के पहले की बात नहीं है। वो उनकी जीवन शैली थी, उनका सांस्कृतिक रूप था, उनके पारिवारिक जीवन की शैली थी, उनके गांव का चलना था। जैसे माझी मुंडा हड़ाम जो है, उनकी कार्य प्रणाली है जीवन की, कैसे उनका प्रशासनिक व्यवस्था होगा, कैसे उनकी पूजा, धार्मिक पूजाएं, बाकी सारी चीजें होंगी। इस पूरी चीज के दो पहलू हैं संजय जी। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके दो पहलू। एक तो आजादी के बाद संविधान ने सारी व्यवस्थाएं की कि किस ढंग से देश चलेगा, और छोटे छोटे जो वर्ग हैं, जैसे आदिवासी वर्ग भी हैं, इसके हितों के लिए व्यवस्था की गई। व्यवस्था ऐसी की गई कि संसद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, यहां तक विधानसभा हो, इसमें इनके जनप्रतिनिधि किस ढंग से जहां अपनी बात को किस ढंग से रखें। उसी के तहत 5वीं अनुसूची में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की व्यवस्था की गई, जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें किस ढंग से आदिवासी समाज के हितों की अवहेलना नहीं हो, उनका दमन नहीं हो, उनका शोषण नहीं हो, और उनकी जीवन शैली जो है उसमें किसी ढंग का प्रभाव नहीं हो, इस बात को सुनिश्चित किया गया। इसलिए ऐसे राज्य, केवल वैसे राज्य जहां जो आदिवासी बहुल राज्य हैं, जिसमें झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है, तो ऐसे राज्य जिसमें बहुलता थी उसमें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, आदिवासी परामर्शदात्री समिति का गठन हुआ। और इस बात का मुझे सौभाग्य है कि इस गठन के लिए हम लोग एक टीम के साथ में, जिसमें मैं खुद था और उसका संचालन भी कर रहा था, शिबू सोरेन जी थे, स्टीफन मरांडी थे, दुलाल भुइया थे, सारे लोग जो हम लोग राष्ट्रपति कलाम साहब से मिले थे, और हम लोगों ने पहली बार की कि ये केवल संवैधानिक व्यवस्था है, जमीन पे अभी नहीं उतरा है, और इससे पूरे देश में, विशेषकर उस समय मध्य प्रदेश के कई मंडला जिले में, सरगुजा में कई समस्याएं आ रही थी, जिसका किसी ढंग से निवारण हो। और कलाम साहब के राष्ट्रपति के आदेश से ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूट हुई और फंक्शनल हुई। दुर्भाग्य यह है संजय जी कि झारखंड में भी इसको जमीन पे, केवल कागज पे इसको उतारा गया, जमीन पे इसको नहीं उतारा गया। तो ये इसका एक पक्ष था। दूसरा पक्ष जो है कि किस ढंग से आदिवासी समाज जो है सरल है और उसको समझाया जा सकता है, और उसकी अपनी काम करने के, उसके जीवन की अपनी एक शैली है। उस शैली में अगर आप किसी को कहेंगे कि विस्थापन एक बड़ी समस्या है और आने वाले समय में आपको विस्थापित किया जाएगा,
तो लड़ेंगे वो, उनको लड़ने की आदत रही है। सिद्धू कानू की भूमि है, बिरसा मुंडा की भूमि है, नीलांबर पीतांबर की भूमि है, उसका एक पूरा इतिहास रहा। अंग्रेजों के सामने इन्होंने नहीं झुका है, तो आज प्रशासन के सामने कैसे झुक सकते हैं? तो एक दूसरा पक्ष जो दिखाई दे रहा है कि जो शासन है, मतलब शासन का मतलब है कि प्रशासनिक व्यवस्था है, जनप्रतिनिधि हैं, चाहे एमएलए हों या दूसरे लोग हों, और जो उनका वो लोग किस ढंग से उन्होंने आदिवासियों के साथ में तालमेल बैठाया और समझाने की क्यों नहीं कोशिश हुई कि देखिए ये दोनों चीजें मानी होगी। वोटर आई कार्ड आप नहीं मानेंगे, आप आधार कार्ड नहीं मानेंगे तो देश कैसे चलेगा? वो आपको मानना होगा। और वही केवल नहीं है, जमीन ही नहीं है, आपका पूरा भविष्य दूसरी तरफ है। उसमें कैसे उसमें आपको समाहित होना पड़ेगा। जो मुख्य धारा है, विल एल्विन ने कहा था, जो बड़े आदिवासी लेखक थे, कि आप यू कैन नॉट कीप ट्राइबल्स इन ए जू, आप उनको चिड़ियाखाना में नहीं रख सकते हैं। पत्थलगड़ी एक चिड़ियाखाना वाली बात हो जा रही है, आप चिड़ियाखाना में नहीं रख सकते, उनको बाहर लाना पड़ेगा, उनको मुख्य धारा में। और सारी व्यवस्थाएं संविधान सम्मत है, उनके लिए दी भी गई है, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने इस पर काम नहीं किया। बात सही है, हो रही है और उनके मैं रोक रहा है। यहाँ पर प्रशासन की चूक दिखाई दे रही है, राज्य प्रशासन अपने कार्य में विफल दिखाई दे रहा है। डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल ये वो मिसाल है जहां पर जाकर ये समझने की आवश्यकता सिर्फ इस रूप में है कि हमारे दावे बहुत बड़े बड़े होते रहे हैं आजाद भारत के बाद से, तमाम योजनाओं को लेकर, कल्याणकारी बातों को लेकर, लेकिन जब हम वर्तमान को तलाशने की कोशिश करते हैं, जब भी आज से 20 साल पहले भी तलाश है, तस्वीर वही मिलती है। आज जाए, आज वर्तमान में, तो आपको वहीं जाकर स्थिति थोड़ी बहुत सुधरी हुई जरूर लगती है, लेकिन कुछ अलग मायने में बिगड़ी हुई नजर आती है। तो फिर किस बात का झारखंड? नहीं, एक बड़ा सवाल है आपका, और चूंकि इस सवाल पर मैं आता हूं, इसके पहले थोड़ा मैं पत्थलगड़ी पर बात कर लूं। ट्राइबल समाज का एक अपनी परंपरा रही है, उनका निर्णय अपना रहा है, लेकिन जब भारत को संवैधानिक दर्जा मिला, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, तो क्या वो आदिवासी उस संवैधानिक जो एक ये किया गया था, जो जारी किया गया था नियमन, उसको तो उनको मानना होगा। अब बीच में जो लोग आते हैं, वो उनको अगर भटकाते हैं कि आपकी परंपरा के साथ, आपकी संस्कृति के साथ कोई आ रहा है इंटरफेयर करने, या आपकी जमीन को, आपकी संस्कृति को कोई विनष्ट करने आ रहा है, तो निश्चित रूप से उनका तेवर विद्रोही होता है। और वहां पर जो सरकार की भूमिका है, वो सरकार की भूमिका एक समझौतावादी रूप में होनी चाहिए, न कि दमनकारी रूप में होनी चाहिए। और यही हुआ कि सरकार जितना दबाने की कोशिश की, वो उतना ही वो विद्रोही तेवर अपनाते गए, और वो जो नतीजा है वो आपके सामने है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कि ठीक बात है कि ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए जो भी फंड आया झारखंड में, आखिर वो फंड गया कहां? जब इतनी राशि पंप किया गया केंद्र के द्वारा, राज्य के द्वारा, तो फिर आदिवासी वहीं के वहीं क्यों खड़े हैं? ये एक समस्या है। उनकी जनसंख्या में गिरावट हो रही है, उनकी शिक्षा की क्या स्थिति है, उनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। अब 35 आयुर्वेदिक चिकित्सालय कहां गए भाई? ये 10 पहाड़ी जो स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए, वो कहां गए? और उसके बाद भी जो मैक्सिमम आदिवासी महिलाएं हैं वो एनीमिक है, मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार हैं। आज भी वो ठीक है, जल जंगल जमीन के साथ वो जीते हैं, लेकिन जो न्यूट्रिशस फूड, जिसके लिए एक डाकिया योजना खास करके आदिवासी बहुल इलाकों में चलाया गया था कि भाई आप जाकर के वहां तक उनको राशन मुहैया कराए, आखिर वो किसकी भेंट चढ़ जाती है? और ये सवाल जब तक अनुत्तरित रहेंगे, तब तक ये आदिवासी को कोई न कोई आकर के भटकाते रहेगा, और उनका जो तेवर होगा वो सरकार के खिलाफ होगा, विद्रोही तेवर अपनाएंगे। वहां पर सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है कि अगर आप अपनी योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक वहां तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं, तो शायद उनके साथ संवाद स्थापित करने में आपको सुविधा होगी। ठीक, कुछ फैक्ट फाइंडिंग्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम चर्चा में शामिल होते हैं। बीते विश्व आदिवासी दिवस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कई कार्यक्रम किए, लेकिन ये केवल कार्यक्रम ही रहे। बीजेपी ने भी कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की, लेकिन आदिवासियों की स्थिति बदलती नहीं दिखी। कई जनजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। झारखंड राज्य बनने के बाद उम्मीद जरूर जगी थी, लेकिन उम्मीदें पूरी तौर पर सफल नहीं हुई। ट्राइबल प्लान को लेकर आजादी के बाद जितनी राशि आवंटित हुई, ऐसे में झारखंड के आदिवासियों के पास सोने का घर होता, लेकिन आदिवासी समाज को सिर्फ वोट का बैंक बनाकर रखा गया। आप कल्याणकारी योजनाओं की विडंबना देखिए। 1951 में आदिवासियों की कुल जनसंख्या
35.5% थी, 35.5% थी, वो 1991 में घटकर 27.5% रह गई। 2011 की जनसंख्या में इनकी आबादी 26.11% बताई गई है। धीरे धीरे आदिवासियों की जनसंख्या घटती चली गई। जमीन से संबंधित मुद्दे, सरना कोड, आदिवासी अधिकार, 5वीं अनुसूची और पत्थलगढ़ी जैसे मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जाता है। लेकिन हाल यह है कि 70% आदिवासी आबादियों के पास ना तो मकान है, ना शौचालय, ना ही शरीर पर वस्त्र। सरकार और सरकार समर्थित निजी कंपनियों ने इनकी जमीनों को अधिग्रहित कर लिया। ये कृषि और पशुपालन पर निर्भर रहते हैं, लेकिन ये छीन जाने के कारण स्थिति इनकी बहुत अच्छी नहीं रह गई। पलायन को मजबूर है। दूसरे राज्यों में पलायन करने के बाद इनकी स्थिति और भी बदतर होती है। आदिवासी बहुल इलाकों में ना तो स्कूल ज्यादा है, ना कॉलेज और ना ही चिकित्सा व्यवस्था कुछ अच्छे तरीके से है। इन इलाकों में बच्चों का मृत्यु दर भी चिंताजनक है। उधर रघुवर सरकार ने आदिवासी के कामकाजों को लेकर अपनी पीठ जरूर थपथपाई है। उनका कहना है कि पिछले 67 वर्षों में केवल भाषण दिए गए थे। उनकी सरकार ने आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए दर्जनों योजनाएं चलाई हैं, जो चल भी रही हैं। 15वें वित्त आयोग से राज्य के 26% समग्र आदिवासी के विकास के लिए अधिक धनराशि की मांग की गई। रघुवर सरकार ने आरोप लगाया कि सबसे अधिक आदिवासियों का शोषण जेएमएम ने ही किया और आदिवासियों की कीमती जमीन हड़प कर और आलीशान बंगले, होटल बना लिए। लेकिन जेएमएम के हेमंत सोरेन उल्टा आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि औद्योगिक विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया और आदिवासियों की जमीन उद्योगपतियों को दे दी गई। हेमंत सोरेन के मुताबिक उनकी पार्टी के विरोध के कारण ही सीएनटी एसपीटी को वापस लिया गया। अगर ये संशोधन विधेयक पारित हो जाता तो पूरे राज्य में आदिवासी भूमिहीन हो जाते। इनका कहना है कि सरकार का भूमि अधिग्रहण बिल भी आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए है। आपको मालूम हो कि बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू गए थे। परिजनों के साथ उन्होंने भोजन भी किया था। गांव को आदर्श गांव बनाने की बात भी की गई थी। बिरसा मुंडा का स्मारक बनाने की बात भी की थी। 8 महीने बाद भी विकास की एक ईंट वहां नहीं पहुंच पाई है। जब उलिहातू की हालत है तो झारखंड का क्या होगा? बड़ा सवाल है ललित जी, सवाल कई हैं, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे फैक्ट फाइंडिंग्स है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार जब दावा करती है, सरकार जब वायदा करती है, सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, तो बिरसा के लोग कहां खड़े हैं? ललित जी, अपने चैनल पे ही दिखा रहे थे, अभी मैंने जस्ट देखा जी कि 51 से 91 के बीच में लगभग 10% के आसपास इनकी आबादी घटी है। ठीक है जी। सबसे पहले आपकी बातों का जवाब इस सवाल से ही, इस 40 साल के सफर से ही शुरू होता है जी कि जिन हाथों में लगातार सत्ता रही है उन्होंने आदिवासियों को सिर्फ रैली में बिठाने का प्रयास किया। और जहां तक रघुवर सरकार की बात है तो रघुवर सरकार ने उनको मुख्य धारा से में जोड़ने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखा है। हेमंत सोरेन जी की बात आपने अभी कही सीएनटी एसपीटी के मामले में कि हम अगर विरोध नहीं करते तो सीएनटी एसपीटी में बदलाव आता। तो आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैं ये सवाल हेमंत जी से पूछना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा एक दिन में 16 रजिस्ट्री सीएनटी एसपीटी का उल्लंघन करके उनके नाम है। हरमू जैसे पौष इलाके में सोराय भवन सीएनटी एसपीटी का उल्लंघन है और उनकी सरकार में मथुरा महतो जी ने सीएनटी एसपीटी एक्ट में बदलाव के लिए बिल लाया। ललित जी, तो ये पहले तो क्लियर करें कि मैं आपसे कुछ करना चाह रहा हूँ। ललित जी, आपने जो बातें कही है ना, ये प्रश्न मैंने हेमंत सोरेन से खास बातचीत में ये सवाल सारे उठाए हैं और उनका जो कहना था कि फिर यदि मैंने उल्लंघन किया, यदि हमारे बाप दादा ने जमीनें हड़प ली और यदि हमने इतना सैकड़ों करोड़ की जमीन को हम हड़प लिया, हमारा पूरा परिवार हड़प लिया, तो सरकार कहाँ है? हम बाहर क्यों घूम रहे हैं? ईडी हमें जेल में क्यों नहीं धकेलती है? इनकम टैक्स क्यों नहीं हमें पकड़ती है? हम आखिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? फिर सवाल सर कई हैं। आप आरोप नहीं, सवाल दूसरे भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं भी कहते हैं कि पिता और पुत्र दोनों ने मिलकर झारखंड को लूटा है। तो लुटेरों को आप कैसे अभी तक बाहर घूमने दे रहे हैं साहब? मैं उसी पे आ रहा हूं। रघुवर दास जी, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है नहीं, कार्रवाइयां चल रही है। वो खुद किसी को जाके हेमंत जी को या जिनका नाम लिया शिबू जी को जाके गिरफ्तार नहीं करेंगे। सरकार की अपनी व्यवस्था होती है ना सर। कार्रवाई
हाँ, कानून की व्यवस्था होगी और देर सवेर आपके सामने उसका निर्णय भी आएगा। और जहां तक ये लोग क्या कर रहे हैं वो भी आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से आम आवाम को, कि झारखंड अलग राज्य के नाम पर आदिवासी और आदिवासी अधिकारों को संरक्षित करने के बजाय उनको दिल्ली के दरबार में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस के साथ मिलकर लगातार बेचा, लगातार झारखंड आंदोलन दिखाया। सवाल सरकार से करते हैं कि आप जेएमएम मुकटघरे में खड़ा करते हैं। 19 साल में लगभग 14 साल आपकी पार्टी की सरकार रही, आपकी पार्टी की सरकार रही। आप मेरी एक बात को बताइए, जब 1951 से लेकर 1951 से 1991 तक जिनकी सरकार थी और मेरे 15% भोले भाले आदिवासियों की जनसंख्या घटी, तो कटघरे में तो उनको खड़े करेंगे ही। आज तो मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा सर, मैं आपसे एक और सवाल कीजिए, बहुत सीधा सवाल। ये बात सही है कि आदिवासियों की आबादी 91 में ये थी और ये खिसक गई आबादी, लेकिन आगे भी ना आबादी बढ़ी नहीं है साहब, आबादी और घटती जा रही है। आपकी तमाम विकास की योजनाएं जो हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन इन बाकी जाति बिरादरी में आबादी बढ़ रही है इस देश में, आदिवासियों की आबादी घट ही रही है। चिंताजनक ये भी है। क्यों, इस बात से आप सहमत नहीं है? देखिए, इसका भी जवाब आपको देना बहुत उचित है, क्योंकि सवाल आपका झारखंड के कंटेक्स्ट में बहुत महत्वपूर्ण है जी। आबादी आप डायरेक्टली देखेंगे तो कुछ प्रतिशत आबादी जरूर घटी है, लेकिन एक इनकी आबादी लगातार कम दिखने का एक सबसे बड़ा दूसरा भी कारण है, जिसका हम लोगों ने हमेशा विरोध किया है। धर्मांतरण इतनी तेजी से हो रहा है कि आबादी तो नहीं, ललित जी क्या है, होगा ही होगा। धर्मांतरण भी हो जाए तो भी आदिवासी ही रहता है साहब, आप उसको उससे मत जोड़िए। नहीं, आदिवासी नहीं जोड़ना तो पड़ेगा ही, नहीं जोड़ सकते हैं साहब। जो तिरकी है वो तिरकी है, जो मुंडा है वो मुंडा ही है, ऐसा नहीं है साहब। जो मरांडी है वो मरांडी है। लेकिन मैं संतु जी आपके पास आऊंगा, इंतजार कीजिएगा। वो दो धारा तो हो गया है, जो कमजोर होगा लेकिन जो मूल कर रही है, ठीक है। अब मैं आपको एक और फैक्ट फाइंडिंग्स दिखा दूं जो आप लोगों की अपनी योजनाएं हैं, जरा उसके बाद और मेरे कुछ अपने सवाल होंगे। अब हम बात करते हैं कि आदिवासियों से जुड़ी योजनाओं की, ऐसी योजनाएं जो कागज पर चल रही हैं। आदिम जनजाति समूह के 64,807 परिवारों को 600 रुपए प्रतिमाह पेंशन, आदिम जनजाति परिवारों को बिरसा आवास योजना के तहत आवास, रोजगार और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दुमका और पलामू में पीटीजी बटालियन यानी कुल 1107 पदों के साथ गठन, कल्याण विभाग से संबद्ध झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी यानी JTDS से आजीविका के साधनों में आय की वृद्धि के लिए 14 जनजातीय जिलों में चलाई जा रही सूकर और बकरी पालन, सब्जी उत्पादन और बागवानी योजना, 80% या अधिक जनजातीय आबादी वाले गांवों के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना। इसके अंतर्गत इन गांवों के एक महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रति समूह 1 लाख रुपए और प्रति गांव 5 बेरोजगार युवाओं को 2 लाख रुपए देने का प्रावधान है। कुछ और योजनाओं को संक्षेप में समझ लेते हैं जो कागज पर और भी चल रही है और जमीन पर भी कुछ उतरती है, लेकिन कहां जाकर खो जाती है पता नहीं चलता है। आदिम जनजाति परिवारों तक अनाज पहुंचाने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित डाकिया योजना, एसटी विद्यार्थियों के लिए कल्याण विभाग द्वारा एकलव्य और आश्रम विद्यालय सहित अन्य आवासीय विद्यालयों का संचालन, साथ ही जनजातीय बच्चों के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण। इसके अलावा जनजातीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में कल्याण विभाग की ओर से 35 आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र, 10 पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र और मेसो अस्पताल का संचालन। इसके अलावा जनजातीय सहकारिता विकास निगम की ओर से बेरोजगार जनजातीय युवाओं के कौशल विकास के साथ साथ उन्हें कर्ज उपलब्ध कराना, साथ ही जनजातीय और आदिम जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का पता लगाने के लिए और विकास में आ रही बाधा को जानने के लिए डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान भी है। ललित जी, मेरे पास और भी बहुत सारी लंबी फहरिस्त है योजनाओं की। यदि इतनी सारी योजनाएं सही मायने में जमीन पर चल रही हो ना, तो वाकई इतने सारे जो सवाल हैं वो सवाल नहीं रहेंगे। ललित जी, मेरी आवाज आ रही है?
ललित जी, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, अभी आइए। जी जी, इतनी सारी योजनाएं चल रही है। अभी और भी, चूंकि समय की पाबंदी, इसलिए मैं ज्यादा लंबी फहरिस्त नहीं गिना सकता था इस वक्त, लेकिन मोटे तौर पर इतनी सारी योजनाएं यदि जमीन पर सही मायने में चल रही होती, जो कि कागज पे चल रही है, तो सवाल नहीं उठते ज्यादा। सर, देखिए, सवाल तो जब जितनी योजनाओं का नाम आपने गिनाया, वो सारी योजनाएं जब धरातल पर उतरेंगी तो भी लोकतंत्र में जब चुनाव आता है, क्या है, बुनियादी सवाल नहीं उठेंगे, उनको फिर बुनियादी सवाल का काम होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक मिनट का, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 1 मिनट का समय में मैं अपने आप को जी, प्लीज। आज आप निश्चित तौर पर आप एक न्यूट्रल टीम लेकर निकलिए। जो भी आप गैर आदिवासी क्षेत्र, सुदूर आदिवासी क्षेत्र झारखंड में आपको लगता होगा, निश्चित तौर पर उसकी पहले की तस्वीरें आपके पास भी होंगी और आज की भी तस्वीरें आपको मिलेगी। जिस तेज गति से कुछ हो सकता है, योजनाएं कहीं बीच में अटकी, यह स्पीड कम बेसी जरूर रही होगी, लेकिन जो बदलाव उनके रहन सहन, उनके जीवन स्तर में आया है, निश्चित तौर पर वो देखने लायक है। और वो हमारा मंजिल नहीं है, उसको हम लोग अभी चुनाव के बाद निश्चित तौर पर उसको अपने मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। जीवन स्तर बढ़ा है, मैं आपको रोक रहा हूं, बाकी विभागों के पास जाना है। ठीक सर, और कमी मैं समझ गया। संतोष जी, दरअसल इनके अपने दावे हैं, हालांकि हम तो कई बार ग्राउंड से अपनी रिपोर्ट मंगाते रहते हैं, प्रश्न तो हैं, लेकिन इनके अपने दावे हैं। क्या लगता है जेवीएम को कि वाकई सरकार की जितनी योजनाएं कागज पे चल रही हैं, जमीन पे मूर्त रूप में यदि सही मायने में उतर गई या उतर गई, तो आदिवासियों की तकदीर और तस्वीर ही बदलनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप खुद ही इनको कटघरे में खड़े कर दिए कि कागजों में चल रही है योजना, और निश्चित रूप से ये वैसा ही है। आपने खुद कहा कि इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री उलिहातू गए थे और कई योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया था। आज तक उस शिलान्यास बोर्ड के अलावे 1 इंच भी कोई काम नहीं हुआ, ना 1 ईंट भी वहां पर रखा गया। इससे क्या दर्शाते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? सिर्फ शिलान्यास? अरे मैं तो नई रांची की भी शिलान्यास देखा था, वो अटल जी करके गए थे, लेकिन क्या हुआ? ये लोग सिर्फ शिलान्यास करना को जानते हैं, काम कुछ नहीं होता है। यहां पे धरातल पे कोई काम नहीं है। मैं रांची की शहर बीचों बीच सड़क की बात कर दिया जा रहा है। भगवान जाने क्या है, ये विकास की गाथा गाते हैं, लेकिन विकास की एक भी चीज धरातल पर राज्य सरकार नहीं उतार पाई है, और ना ये राज्य सरकार उतारना चाहती भी है। मेरे ख्याल से ये सिर्फ कागजों पे है। ये शौचालय ओडीएफ तो घोषित कर देते हैं, लेकिन आपके रिपोर्ट कह रहे हैं कि वहां पर आज भी खूंटी में शौचालय नहीं है, आज भी वहां के महिलाएं वस्त्रहीन है। शर्म आती है हमको देख करके कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी और राज्य के बने हुए 19 साल के बाद भी अगर हम अपनी मां बहनों को एक नाम मात्र का अंग वस्त्र भी नहीं दे सकते, तो धिक्कार है ऐसी सरकार का। क्या लगता है सुशांत जी, कहां जाकर चूक हो रही है? क्योंकि राजनीति तो जैसे कि आप लोग सब चुनाव मैदान में आज की तारीख में हैं, और आप लोग सब हितैषी होने का दावा ही कर रहे होंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस बीच बहुत सारे घोषणा पत्र भी रिलीज हो रहे हैं, रोजगार को लेकर, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, और झारखंड की तकदीर बदलने को लेकर। कहां जाकर चूक हो जाती है साहब नतीजे आने के बाद? ये कम नहीं करते, हम लोग जनता के बीच में देख लिए। अभी सबसे बड़ी है कि नेक्स्ट जो हमारे जनरेशन है, जो गांव से, जिस गांव के आप बात कर रहे हो, उस गांव से जो बच्चे पढ़ के आएंगे, वहां 14,500 स्कूलें बंद कर दी गई पूरे राज्य में, जो सरकारी स्कूल हैं। अब बच्चे क्या करेंगे? अब सरकार से बड़े बड़े इंडस्ट्री और बड़े बड़े आपको यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दिए जाते हैं। उस यूनिवर्सिटी में डेवलपमेंट से आपका विरोध क्यों है सर? डेवलपमेंट तो होना चाहिए, इनका डेवलपमेंट तो ये भी जरूरी है। नहीं, आप जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं ना, आपको लगता है कि विकास शून्य हो जाए देश, ऐसे नहीं होगा। डेवलपमेंट हो, नहीं, ऐसे नहीं। कॉलेज भी खुले, यूनिवर्सिटी भी खुले, उद्योग भी है। विकास का हमारा सवाल आदिवासी है कि उनका विकास में कहां चूक हो जा रही है। डेवलपमेंट तो होना चाहिए सर, क्या बुरा है? देखिए, चूक इसी में हो रहे, क्योंकि आदिवासियों के बीच में, संजय जी, आदिवासियों के बीच में वो सरकार वहां तक नहीं पहुंच पाती है। अगर आपको सही लगे तो आप
सुदूर इलाका में जाके हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम खाली पूछ लें, अगर वो नाम भी नहीं बता पाएंगे तो वो मुख्यमंत्री के से क्या करेंगे। वहां बोर्ड नहीं लगना चाहिए, बोर्ड के जगह में अगर स्कूल बना दे, बच्चों को खाने की व्यवस्था कर दे। जिस राज्य में 22 भूख से मौत हो जाती है, उसके घर पर एक दाना नहीं मिलते हैं, उस राज्य को अगर आप कहेंगे कि विकास हो रही है तो ऐसे विकास पर हमें घृणा आती है। ठीक, डॉक्टर मुकेश कुमार, दरअसल देखिए जी संजय जी, हाँ मैं समझ गया सर। मैं मुकेश जी से कुछ उत्तर ले लूं। मुकेश जी, दरअसल ऐसा नहीं है कि राजनीति की सोच जनता के प्रति नहीं होती है। ऐसा भी नहीं है कि जब सरकार बनती है तो उनकी योजनाएं नहीं शुरू होती है। ऐसा भी नहीं है कि सरकार की मंशा गलत होती हो। ये चूक कहां पर हो जाती है? क्योंकि हर कोई यही दावा करता है कि जनता के वो हितैषी हैं, आखिर कहां जाकर चीजें छूट जाती हैं? संजय जी, बहुत साधारण सी बात है। जो जनप्रतिनिधि जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो आदिवासी सांसद और विधायक हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। जब ये इस जनता के बीच में होते हैं तो इनकी बातें अलग होती हैं, इनके विचार अलग होते हैं, इनका भरोसा अलग होता है। लेकिन जैसे ही सत्ता में बैठते हैं इनके विचार अलग बदल जाते हैं। जो सबसे प्रमुख बात झारखंड में दिखाई पड़ रही है 19 साल के या उसके पहले भी, ऐसी नीतियां जो कारगर हो, जमीनी हो और आम आदमी के जीवन में तत्काल बदलाव लाए, उसको उतारने की कभी भी परिकल्पना नहीं की गई और कभी भी उसका ठोस उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आज यही कारण है कि आम आदमी जो है, जो आदिवासी है, मूलवासी है झारखंड का, वो सारी चीजों से पीछे है और जो भी हो रहा है वो कागज पे हो रहा है या पहुंच नहीं पा रहा है, जिसका आप उल्लेख कर रहे थे। दूसरी बात है कि जो शासन होना चाहिए, जिसका बहुत महत्वपूर्ण है झारखंड में, वो जनता मुखी होना चाहिए, न कि उसके अलग पक्ष होने चाहिए, जिसके कारण विरोधाभास हो रहा है। ये बात स्पष्ट है कि वहां कहीं ना कहीं जो शासन है, चाहे वो प्रशासनिक शासन हो या पुलिस प्रशासन हो या राजनीतिज्ञों का शासन हो, वो जनता के विश्वास को विश्वास में लेकर जनता के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा है और विरोधाभास होता है, क्योंकि वहां बहुमूल्य खनिज संपदा है। तो उसके कारण कहीं न कहीं टकराहट आती है और जो पक्ष होता है सब प्रशासन का, पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक प्रशासन या राजनीतिकों का प्रशासन, वो उद्योगपतियों के लिए या बाकी के लिए दिखाई पड़ने लगता है छद्म रूप से, और जनता जो ठगी महसूस करती है, इसलिए विरोधाभास आता है और वो विद्रोह करती है, वो लड़ाई करती है और वो जूझने की उसको ताकत हमेशा से रही है झारखंड की जनता को, और लड़ती रही है, लड़ रही है। इसको जो है वो इसको कहा जाता है कि पीपुल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन। ये हर एक पदाधिकारी को झारखंड में कोई भी सत्ता में आए, उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे वो कांस्टेबल हो, तहसीलदार हो, अमीन हो या बीडीओ हो या कलेक्टर हो, कि उसको ट्रेनिंग दी जाए 3 महीने की, भाई तुमको जनता के साथ कैसे बात करना है, आम लोगों के साथ। आप किसी वीडियो ऑफिस में चले आइए, सारी महिलाएं, सारे लोग जो है बाहर में खड़े रहेंगे, जो बिचौलिए वाले हैं वो जाके वीडियो से बात करेंगे या सीईओ से बात करेंगे या बड़े पदाधिकारियों से बात करेंगे। ये दुर्भाग्य है इस राज्य का कि 19 साल के शासन के बाद भी अभी भी जनता से संवाद यहाँ के अधिकारी स्थापित नहीं कर पा रहे। आखिरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है संजय जी वहां पे, कि जो एक बड़ी समस्या, जो पुरानी समस्या है विस्थापन की या पलायन की, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी समस्या नौजवान जो आदिवासी हैं उनका जो पलायन हो रहा है या उनका डेमोग्राफिक जो चेंज आ रहा है, जिसके कारण आपने अभी देखा कि उनकी जो बच्चों के जो हमारे बच्चे जो हैं वो कम हो रहे हैं या आदिवासी समाज में बच्चे कम हो रहे हैं। ये एक अजीब फैक्टर है जिसको बहुत गहराई से सोचना होगा समाज को या झारखंड के लोगों को, कि हमको उनको संरक्षित करना होगा। और जब युवा वर्ग होता है उसको झारखंड में रखने की बात होगी, चाहे युवती हो या युवा हो, और उनको काम देना होगा। अगर वो बाहर जाएंगे तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो हो रहा है, डेवलपमेंट जो हो रहा है, ये झारखंड के लिए बहुत बुरा हो रहा है और उस आदिवासी समाज के लिए बहुत बुरा हो रहा है। इसको गंभीरता से लेना होगा। ठीक, डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल 19 साल के झारखंड में 9 तो आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, मतलब अदल बदल के चेहरा यदि हम देखें तो, और एक गैर आदिवासी चेहरा रहे, जो 5 साल की एक स्थिर सरकार मौजूदा सरकार ने दी है इस झारखंड को। 5 साल में ऐसा नहीं है कि सड़कें नहीं बनी हैं, 5 साल में ऐसा भी नहीं कि बिजली खंभे नहीं पहुंचे हैं, या 5 साल में ऐसा भी नहीं कि विकास के कुछ काम नहीं हुए हैं। लेकिन प्रश्न वहीं पे उठता है जो बीते 5 वर्ष पहले था, या आने वाले 5 वर्ष में ये सारे सवाल खत्म हो, ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हर चुनाव में उन्हीं सब बातों पर चर्चा होती है और वहीं पर एक भरोसा दिलाया जाता है और फिर सवाल वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? नहीं,
बहुत सही आपने कहा। मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र करता हूं। बिरसा मुंडा का गांव उलीहातू को आपने कवर किया था, उस गांव को आपने दिखाया था और वहां के बच्चों से आपने बात की थी और वो बच्चों ने बताया था कि कितना किलोमीटर चल करके हमें स्कूल जाना पड़ता है। 15 किलोमीटर। बिरसा मुंडा की शपथ कॉलेज 15 किलोमीटर दूर पे। उन्हीं के नाम पर झारखंड दिवस मनाया जाता है और उस गांव में एक स्कूल तक की स्थापना नहीं हो पाई। अब सोच लीजिए कि कितनी निष्ठा है। नहीं, स्कूल तो है। पक्ष और विपक्ष में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष ने क्या किया, विपक्ष ने कहां सवाल उठाए, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि क्या आदिवासी के बच्चे शिक्षित हुए? क्या उनकी महिलाएं जो एनेमिक थी, जो माल नरिष्ट बच्चे थे, क्या उनको पोषण मिला? अगर इतनी योजनाएं, इतने पैसे केंद्र और राज्य से आते हैं, ये किसकी भेंट चढ़ जाते हैं और वो समाज वहीं के वहीं खड़ा क्यों रह जाता है? शिक्षा और स्वास्थ्य का सवाल से लेकर के हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है कि कई गांव ऐसे हैं जो एक छोटा सा तालाब, उसके पानी पर वो निर्भर कर रहा है पूरा गांव। मतलब इतने दिनों के बाद उन लोगों को स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध नहीं हो सका। हम लोगों ने बात किया कि ओडीएफ की क्या स्थिति है। बिजली के खंभे हैं लेकिन बिजली वहां तक पहुंच नहीं पाई है। तो अगर ये आदिवासी कल्याण की जो राशि है वो कहां भेंट चढ़ जाती है? और फिर जब चुनाव आता है तो मिला जुला करके वही बात होती है। मैं अमित शाह जी को सुन रहा था, लातेहार की सभा में कहा कि मैंने पिछड़ा वर्ग को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिया, संवैधानिक दर्जा दिया और अगली बार मेरी सरकार बनती है तो मैं कमीशन की नियुक्ति करूंगा उसकी मॉनिटरिंग के लिए कि क्या वास्तव में पिछड़ा वर्ग का जो नौजवान है उसको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। अगर वो नौजवान पढ़ा ही नहीं, वो हाई स्कूल ही नहीं पास कर सका, आप उसको कैसे रोजगार के लिए तैयार करेंगे? वो नॉन मैट्रिक नौजवान कहां से आएंगे, चाहे जितना कमीशन आप बना दीजिए। तो जो मूलभूत सवाल है कि यूनिवर्सिटी भी बने लेकिन प्राइमरी स्कूल भी फंक्शनल हो, वहां पर मेडिकल कॉलेज भी खुले लेकिन पीएचसी और सीएचसी भी फंक्शनल हो, वहां के आदिवासियों के लिए जो योजनाएं हैं उनके पैसे किसकी भेंट चढ़ जाती है? सरकार को निष्ठा के साथ ईमानदारी पूर्वक इसकी भी जांच कराने की जरूरत है, चाहे वो आदिवासी मुख्यमंत्री हो या गैर आदिवासी मुख्यमंत्री। बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय कुमार, आपका बहुत धन्यवाद। मुकेश जी आपका बहुत धन्यवाद। सुशांतु जी आपका बहुत धन्यवाद। संतोष जी आपका बहुत धन्यवाद। ललित जी आपका। आप लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, पार्टी की ओर से विश्लेषण किया, लेकिन सवाल वहीं पर है कि कहां खड़े हैं वो लोग जिनके नाम पर इस राज्य का निर्माण हुआ था। ऐसा नहीं कि विकास के काम नहीं हुए, विकास के काम एक निरंतर प्रक्रिया है, वो आगे भी होते रहेंगे, लेकिन उनका क्या, जिनको ध्यान में रखकर राज्य का निर्माण हुआ था, वो कहां पर विकास की श्रेणी में खड़े हैं, वो कितने पायदान उछले, ये एक अपने आप में गंभीर चुनौती है, क्योंकि अभी तक वो पायदान उनका बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। उनकी बिरादरी की आबादी भी घट रही है, बाकी बिरादरी की आबादी बढ़ती जा रही है। सोचना पड़ेगा कि आखिर बिरसा के वो लोग वर्तमान में किस हालत में हैं। सहारनपुर। Dum dum dum